हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय बजट 2021 से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में अपना तीसरा बजट भाषण दिया है। ये इनका तीसरा बजट था जो उन्होंने प्रस्तुत किया है लगातार। इसके पहले उन्होंने 2020 और 2019 का जो बजट था उसको उन्होंने पेश किया था, 2020 और 2019 का। बात करें तो 2021 में जो उनका बजट भाषण रहा था वो 110 मिनट का रहा था। हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो उनका बजट भाषण रहा था वो रहा था 2 घंटे 42 मिनट का। तो ये भी आप याद रखना, 2 घंटे 42 मिनट भाषण चला था 2020 में। 2019 में उनका जो बजट भाषण था वो था 2 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। 2021 के बजट में सबसे अधिक बार जो शब्द बोला गया था वो था टैक्स। टैक्स शब्द को सबसे अधिक बार प्रयोग में लाया गया। टैक्स का जो ये शब्द था ये 131 बार बोला गया था। दूसरे स्थान पर जो शब्द आया था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो शब्द है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका प्रयोग भी 57 बार किया गया, 57 टाइम्स। और इसके अलावा जो किसान शब्द है, ठीक है, किसान शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 18 बार। तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें जो होती है एग्जाम के लिए, जो बहुत हायर लेवल एग्जाम होते हैं उसमें पूछी जाती है, लेकिन फैक्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, बजट क्या होता है? आम बजट में सरकार की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब होता है। बस इतना ही आप समझ लीजिए, बजट आपको समझ में आ जाएगा। बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसके बाद यह शब्द फ्रांस की भाषा में क्या बन गया था? बोगेट, ठीक है, बुल्गा से बना ये बोगेट। और इसके थोड़े से अपभ्रंश के बाद अंग्रेजी में यह शब्द बन गया था बजट। हालांकि बोगेट बना, बोगेट से बोजेट बना, बोजेट से ये बन गया बजट। तो बाद में जो यही शब्द है अब इसे कॉमन रूप से बजट के रूप में बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। इसको मैं आंसर करूंगा वीडियो के अंत में। बताइए कि केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसको पढ़िए और बताइए कि इसमें से सही आंसर क्या है। इसको मैं आंसर करूंगा वीडियो के अंत में। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बजट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारतीय संविधान में केंद्रीय बजट का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट का उल्लेख जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। यूनियन बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का भी विवरण होता है। केंद्रीय बजट को लागू करने से पहले उसे संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाना जरूरी होता है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये होगा जेम्स विल्सन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत में जो पहला बजट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जेम्स विल्सन की अध्यक्षता में 18 फरवरी 1860 में पेश किया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का यानी कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। भारत में प्रचलित वित्तीय वर्ष, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और शार्ट में से FY लिखा जाता है, तो भारत में जो ये जो वित्तीय वर्ष शब्द प्रचलन में आया है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, 1867 से वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो शब्द है ये प्रयोग में लाया जा रहा है। तो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 में की गई थी। इसके पहले ये जो फाइनेंशियल ईयर होता था ये 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था। यानी कि जो ये पहले जो 1867 से पहले क्या होता था, जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो 1 मई से स्टार्ट होता था, ये 30 अप्रैल तक चलता था। लेकिन ये 1867 से चल रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को पूरा हो जाता है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आज़ाद भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, षणमुखम चेट्टी ने। देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज़ाद भारत के बारे में बात हो रही है और हमारा जो भारत है ये गणतंत्र कब बना था? 1950 में, 1950 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, अगर पूछा गया कि आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था,
तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, षणमुखम चेट्टी ने। जबकि अगर क्वेश्चन ये बनता कि गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने प्रस्तुत किया था, तब इसका आंसर बन जाता ऑप्शन बी, दैट इज जॉन मथाई। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था ये 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। तो दोनों फैक्ट काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और षणमुखम चेट्टी ने 1948 और 49 के बजट में, यानी कि 47 वाला जो बजट पेश हो गया उसके बाद 48 और 49 का जो बजट था उसे षणमुखम चेट्टी ने ही प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। अंतरिम का मतलब होता है कम समय के लिए, छोटी अवधि के लिए। ठीक है, तो ये होता है अंतरिम। अब यहाँ पर जो विकल्प है उसमें सी डी देशमुख का भी नाम आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सी डी देशमुख भारत के पहले वित्त मंत्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बजट पेपर नॉर्थ ब्लॉक में छापने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दैट इज 1980 से, 1980 से ये नॉर्थ ब्लॉक में छप रहा है। तो फ्रेंड जो बजट है, ये जो बजट का पेपर होता है पहले राष्ट्रपति भवन में ही छापा जाता था, लेकिन साल 1950 में बजट पेपर लीक हो गया था। इसके बाद इसे दिल्ली के मिंटो रोड स्थित सिक्योरिटी प्रेस में छापा जाने लगा। लेकिन 1980 से जो बजट है ये नॉर्थ ब्लॉक से प्रिंट हो रहा है। हालांकि इस बार प्रकाशन नहीं किया गया है। इस बार का जो बजट है वो पूरी तरह से डिजिटल है। ठीक है, तो इस बार का जो बजट है पहली बार इसे डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया गया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया गया है बजट। 2021 में पहली बार इसे पेश किया गया है। शुरुआत में बजट अंग्रेजी में बनाया जाता था केवल, लेकिन 1955-56 से बजट जो है ये हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा है। और 1955-56 से ही बजट में पहली बार काला धन उजागर करने की योजना भी स्टार्ट की गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बजट प्रस्तुत करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि आगे चलकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया था, लेकिन फिलहाल जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साल 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। इसकी वजह यह थी कि उस समय वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी पंडित नेहरू के पास ही थी। यूनियन बजट पेश करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए अपना जो बजट था वो पेश किया था। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने बजट किस वर्ष पेश किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1970। 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट को पेश किया था वित्त मंत्री के रूप में। लेकिन फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो ये वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 1970 में आम बजट को पेश किया था। उस समय वे देश की प्रधानमंत्री भी थी और साथ में ही वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उन्हीं के पास था, लाइक एज पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे उन्होंने 1958-59 में किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से भारत के इतिहास में वो पहली और इकलौती महिला हैं जिन्होंने आम बजट पेश किया था। लेकिन उसके बाद अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, ये पूर्णकालिक देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। भारतीय बजट को सबसे अधिक बार पेश करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपका जवाब होना चाहिए पी चिदम्बरम, मोरारजी देसाई, प्रणब मुखर्जी और इंदिरा गांधी में से सही होगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक बार, कुल मिला के 10 बार बजट को पेश किया है। वो 6 बार वित्त मंत्री रहे थे और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहे। इनमें 2 अंतरिम बजट रहे और उन्होंने अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले वो देश के एकमात्र वित्त मंत्री भी रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था वो 29 फरवरी को हुआ था, जो कि 4 साल में सिर्फ एक बार आता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री के रूप में 7 बार बजट को पेश कर चुके हैं। ब्रिटिश सरकार में शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा
सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में स्टार्ट की थी, 1924 में, जिसे सुबह 11 बजे किया गया था वर्ष 2001 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो बजट होता था वो शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 2001 से इसे जो है पेश किया जाने लगा सुबह के 11 बजे। तो ये भी कुछ चेंजेज हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा। अब सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की परंपरा स्टार्ट हुई है। शाम में बजट पेश करने का चलन ब्रिटिश संसद के आधार पर तय किया गया था। पहली बार सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में इसमें स्टार्ट की थी। ये मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इसे मतलब रिमाइंड करने में आसानी रहे। आगे बढ़ते हैं। बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत करने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई? तो फ्रेंड्स, ये जो परंपरा है ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है 2017 में। साल 2017 से पहले क्या होता था कि बजट फरवरी महीने के आखिरी कामकाजी दिन पेश किया जाता था, ठीक है। लेकिन साल 2017 से इसे या तो 1 फरवरी को या फिर अगर 1 फरवरी को छुट्टी हो गई तो फरवरी के अगले कामकाजी दिन में पेश किया जाने लगा। साल 2017 के बजट से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को एक में ही मिला दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रेल बजट और आम बजट जो होता है दोनों को एक साथ पेश किया जाने लगा है वर्ष 2017 से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले रेल बजट अलग और आम बजट अलग आता था। वित्त वर्ष 2021-22 का कुल आकार कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसका सही जवाब क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं और सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज 34,83,236 करोड़ रुपए। ये पूरा आकार है 2021-22 के बजट का, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपए के बजट का जो प्रस्ताव रखा है उसे पेश किया है। यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान का 34,50,305 करोड़ रुपए से थोड़ा ही अधिक है। इसमें पूंजी व्यय कितना है? 5,54,236 करोड़ रुपए, जो कि 2020-21 के संशोधित अनुमान से 4,39,163 करोड़ रुपए से कहीं अधिक है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक राजस्व खाते पर व्यय कितना है? 29,29,000 करोड़ रुपए, जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार खर्च 30,11,142 करोड़ रुपए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 2021 को कितने स्तंभों पर, कितने पिलर्स पर आधारित बताया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 6 स्तंभों पर आधारित है केंद्रीय बजट 2021, ठीक है। तो वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम लिए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और संरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान और विकास, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये 6 जो पिलर्स है उसके बारे में बताया था। तो इसको आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 6 पिलर्स हैं उसमें हेल्थ एंड वेलबींग्स, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, इसके अलावा है रीविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये 6 पिलर हैं बजट 2021 के। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार किस क्षेत्र में FDI सीमा को बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया गया? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, दैट इज बीमा क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सरकार ने बीमा क्षेत्र यानी कि FDI इन इंश्योरेंस में विदेशी निवेश FDI को बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव रखा है। आम बजट में वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है। अभी तक ये जो सीमा थी वो 49% तक थी। सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। इससे देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि FDI बढ़ाने के बावजूद नए ढांचे के तहत ज़्यादातर डायरेक्टर, बोर्ड और प्रबंधन स्तर के अधिकारी जो होंगे वो भारतीय होंगे। कम से कम 50% डायरेक्टर जो होंगे वो फ्री होंगे, यानी कि स्वतंत्र होंगे।
2021-22 के बजट में उज्ज्वला योजना को कितने नए लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात कही गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 करोड़ नए लाभार्थियों तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर को दिया जाएगा। अब तक कुल मिला के 8 करोड़ लोगों को इससे लाभ पहुंचाया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में और बलिया जो था ये पहला जिला था जहां से इसकी शुरुआत की गई थी। अब तक 8 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिल चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर खरीदने के लिए कितनी अनुदान राशि लाभार्थी को दी जाती है? तो इसका सही जवाब है 1600 रुपये। तो ये भी आपको याद रखना है। बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, मेगा टेक्सटाइल्स समझ रहे हैं आप, यह कपड़ों पर आधारित जो उद्योग हैं उनके पार्क बनाए जाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के बारे में बजट में चर्चा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि आने वाले 3 सालों में भारत में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जो कि चीन और वियतनाम की तर्ज पर विकसित होंगे। सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को आकार बढ़ाकर $300 अरब करेगी। सरकार के इस कदम से टेक्सटाइल सेक्टर में की गई इस घोषणा से युवाओं को रोजगार के कई नए अवसर मिलेंगे। सरकार टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए बड़ी परियोजना पर काम कर रही है। खास बात यह है कि भारत में बनने वाले 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क चीन, वियतनाम और इथियोपिया में बने पार्कों की तर्ज पर बनेंगे। ऐसे पार्क बनाने के लिए 1000 एकड़ से अधिक एरिया की जरूरत पड़ेगी। 2021-22 के आम बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, कुल 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं कोरोना वैक्सीन के लिए बजट 2021-22 के अंतर्गत। आम बजट 2021 में किस नई स्वास्थ्य योजना के बारे में घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, आम बजट 2021-22 में एक नई स्वास्थ्य योजना के बारे में घोषणा की गई है और ये योजना है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, दैट इज ऑप्शन ए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए कुल 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अगले 6 वर्षों में खर्च करने का प्लान है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी मजबूत किया जाएगा। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। वित्त मंत्री ने भी बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को कितने फीसदी बढ़ाया गया है? सही जवाब होगा इसका 137%। इस साल स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हो गया है 2,23,846 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि सबसे अधिक जो इस बार धन आवंटित हुआ है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया है। बजट में जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने सोमवार को घोषणा की कि 2.16 करोड़ घरों में नल से जल के कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन शहरी की शुरुआत की जाएगी। जल जीवन मिशन शहरी की शुरुआत की जाएगी। बजट में जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी कि DWS को 60,030 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि कुल मिलाकर देखा जाए तो 9,022.57 करोड़ रुपए जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग के लिए रखे गए हैं। तो एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी कि DWS के बजट आवंटन में कितने गुना से अधिक की बढ़ोतरी की गई है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की गई है DWS के बजट आवंटन में। तो फ्रेंड्स, DWS के बजट आवंटन में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में DWS को कुल मिला के 18,264.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कब? 2019-20 में। 2021 में 17,023.50 करोड़, थोड़ा सा कम किया गया इसमें। और आगामी वित्त वर्ष यानी 2021-22 में इसके लिए 60,030
करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो कितना हो गया? लगभग 3 गुना से अधिक। इस महत्वाकांक्षी मिशन को 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि जल जीवन मिशन शहरी की शुरुआत की जाएगी। लक्ष्य होगा कुल मिला के 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के 2.16 करोड़ घरों में नल कलेक्शन, यानी कि जो पानी का नल होता है उसको जो है उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। तो जो अमृत शहर है उसके बारे में आप जानते होंगे। तो उन सभी में तरल अपशिष्ट का जो प्रबंधन है, यानी कि जो भी गीला कचरा होता है उसको प्रबंधित करने का काम किया जाएगा। इसे 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि बजट 2021 में किस राज्य में फिश लैंडिंग सेंटर बनाने की बात कही गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु में बनाया जाएगा फिश लैंडिंग सेंटर। ठीक है, इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं कि सबसे अधिक यानी कि 100 से अधिक सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। ये भी बजट भाषण में कहा गया है, 100 से अधिक सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए। और एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पर? लद्दाख में। तो ये भी आपको याद रखना है। देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध संस्थान यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा आयोग दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन के गठन के लिए प्रावधान भी प्रस्तावित किए गए हैं। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। मंत्री सीतारमण ने यह बताया कि इसका काम होगा सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना, यानी कि जो भी दस्तावेज हैं सरकारी दस्तावेज उनका प्रत्येक भाषा में ट्रांसलेशन किया जाएगा ताकि आम जो नागरिक हैं अगर उसे चाहें तो अपनी भाषा में उसे प्राप्त कर सकें और उसे पढ़ सकें। इस बार शिक्षा के लिए कुल 93,224 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वित्त मंत्री ने इस बार 2021-22 के आम बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93,224.31 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 8,100 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 के मूल बजटीय आवंटन में मंत्रालय को 99,311.52 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो बाद में संशोधित होकर 85,089 करोड़ रुपए हो गया था, क्योंकि देश में कोविड-19 महामारी का संकट था और संक्रमण के प्रकोप के कारण कक्षाओं को बंद करना पड़ा था। ठीक है, अब आपको यहां पर यह भी बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट राशि 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों को 48 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि प्रति लीटर पेट्रोल पर कितने रुपए का कृषि सेस लगाया गया है। तो याद रखना कि पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर ये कृषि सेस एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में रेल बजट पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेल बजट पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1.10 लाख करोड़ रुपए ये दिए गए हैं रेल बजट के लिए। तो फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है रेलवे के लिए। इसमें 1,07,100 करोड़ रुपए केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से दौड़ेंगी। इसके अलावा NRP दैट इज नेशनल रेल प्लान 2023 के ड्राफ्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। देश में सिर्फ एक निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन परियोजना है जो कि मुंबई को अहमदाबाद से जुड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर रेल बजट से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो कुल मिला के 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजी व्यय के लिए है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो आवंटित राशि है वो कितनी है? 1,07,100 करोड़ रुपए। 2030 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेशनल रेल प्लान पर तेजी से काम करने की बात कही है। 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से दौड़ेंगी। 2023 तक बड़ी लाइन जिसको कहते हैं ब्रॉड गेज उसका 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। 63,000 करोड़ रुपए का आवंटन चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए। 2021 तक
और ईस्टर्न और 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि डीएफसी कमीशन हो जाएगा। 2021-22 में पूर्व डीएफसी का 263 किलोमीटर लंबा सोननगर गोमोखंड पीपीपी मोड में स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि ये फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बस पता हो जाए यही काफ़ी है। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। कोच्चि, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर और नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का फैसला सरकार के द्वारा इस बजट में किया गया है। पर्यटन वाले रेलवे ट्रैक पर नए और आधुनिक कोच लगेंगे, इससे सफ़र ज़्यादा आरामदेह हो जाएगा। और उद्योगों के लिए रेलवे का भाड़ा यानी कि जो माल भाड़ा होता है उस पर कम करने के विचार भी किए गए हैं, कई उपाय इस पर किए गए हैं। साल 2021-22 में रक्षा बजट के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो रक्षा बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। और इस बार रक्षा बजट के लिए कुल 4,78,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 4,78,000 करोड़ रुपए कर दिए हैं। इसमें पेंशन पर होने वाला खर्च भी शामिल है। पिछले साल रक्षा क्षेत्र के लिए 4.71 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पेंशन खर्च को निकाल दें तो सशस्त्र सेनाओं के लिए 3.62 लाख करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। और यह जो बजट है ये पिछले साल से 7.4% अधिक है। वित्त मंत्री की ओर से लोकसभा में पेश बजट भाषण के अनुसार नए हथियार, एयरक्राफ्ट, वारशिप और अन्य सैन्य साजो सामान की खरीद यानी कि पूंजीगत व्यय के लिए 1,35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में यह 1.13 लाख करोड़ रुपए था। बजट 2021 में रेवेन्यू खर्च, जिसमें सैलरी और रक्षा प्रतिष्ठानों के रखरखाव के लिए 3.37 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुछ रेवेन्यू खर्च में 1.15 लाख करोड़ का खर्च पेंशन पर होता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान वित्त वर्ष में जो राजकोषीय घाटा है, अब यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो वर्तमान वित्त वर्ष में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है बजट 2021 में? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, दैट इज 9.5%। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2021-22 में फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा ये जीडीपी का कितना होगा? 6.8%। वहीं पर इस वर्ष यानी कि वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% रहने की संभावना है। यानी कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार इस साल 2 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली है। साथ ही साथ इस साल सरकार सरकारी इंश्योरेंस कंपनी दैट इज LIC का IPO भी लॉन्च करने की तैयारी में है। केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था वीडियो की शुरुआत में, तो अब वीडियो के अंत में मैं इसको आंसर कर रहा हूं। सही जवाब इसका बनेगा क्या? यूनियन बजट, दैट इज ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ये बजट जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया था बजट के सजीव प्रसारण और जो जानकारियां हैं, साथ साथ जो बजट दस्तावेज हैं उसको प्राप्त करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों ये जो मोबाइल ऐप है इसका नाम है यूनियन बजट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब कुछ और भी मुख्य बिंदु हैं कि जीएसटी में पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम किया जाएगा। मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 2.5% हुई है। स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई है। नैफ्था पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5% कर दिया गया है और 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था बजट 2021 का संपूर्ण विश्लेषण और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगर इस लेक्चर की PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहां पर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।